टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम बसवर्थ के द्वारा दी गई कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को, और साथ ही साथ विलियम बसवर्थ के ऊपर जितने भी हमारे क्रिटिकल कमेंट हैं उन सभी को इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो हमारा लास्ट तक देखिए क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, जरा ध्यान दीजिए। हम पहले दो तीन डेफिनेशन इनके डिस्कस करेंगे और इसके बाद क्रिटिकल कमेंट देखेंगे, ठीक है। पहली डेफिनेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। क्या हुआ इसका मतलब, ये जो कविता होती है वो शक्तिशाली भावनाओं का स्वाभाविक यानी कि अपने आप एक बहाव है। मतलब ये हुआ कि जब हमारे अंदर गहरी भावनाएं होती हैं तो वे बिना किसी बनावट के कविता के रूप में बाहर आती हैं। अगला बोला गया है एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। मतलब ये हुआ ये शांत अवस्था में याद की गई भावनाओं से उत्पन्न होती हैं। यानी कि कवि पहले अनुभव करता है, फिर शांत होकर उन भावनाओं को याद करता है और तब कविता लिखता है। मतलब ये हुआ कि कविता अगर आप लिखना चाहते हो तो आपके अंदर गहरी भावनाएं और शांत मन से उनका पुनः स्मरण करना, तो तभी आप एक बेहतरीन कविता लिख पाओगे। ऐसा मानना था किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। अब हम दूसरी डेफिनेशन पर जाते हैं। दूसरी डेफिनेशन में बोला गया है द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। बस इतनी ही लाइन आपको याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे भी हम पढ़ देते हैं। इट इज द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन विच इज इन द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस। क्या हुआ इसका मतलब, जरा लाइन बाय लाइन समझ लीजिएगा। यानी कि पहली लाइन में ये बोला गया है द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। कविता सभी ज्ञान की आत्मा और सबसे सूक्ष्म रूप है। जो हमारी पोइट्री होती है वो एक तो ज्ञान की आत्मा बताई गई है और दूसरा सबसे ज्यादा सूक्ष्म रूप बताया गया है। यानी कि जो भी ज्ञान है आपके अंदर, विज्ञान है, इतिहास है, कुछ भी हो, उसका सबसे सुंदर और गहरा रूप कविता में मिलता है। अब दूसरी लाइन में बोला गया इट इज द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन विच इज इन द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस। ये सभी विज्ञानों के चेहरे पर दिखाई देने वाली भावनात्मक अभिव्यक्ति है। यानी कि मतलब ये हुआ, विज्ञान तथ्य देता है। जो विज्ञान होता है, साइंस होता है, वो हमको एक फैक्ट देगा, तथ्य देगा, लेकिन कविता उन तथ्यों को भावना और सुंदरता के साथ प्रस्तुत करती है। यानी कि ज्ञान और भावना का एक सुंदर मिश्रण आपको कविता के अंदर मिलेगा। बातें क्लियर हो गई। साइंस में क्या होगा, सिर्फ एक फैक्ट होगा, लेकिन कविता के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं इसके अंदर नॉलेज तो होगी होगी, ज्ञान तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और ऐड कर दी जाती है, भावना का। यानी कि आपकी फीलिंग्स को ऐड कर दिया जाता है। तो ज्ञान यानी कि नॉलेज और फीलिंग का जो सुंदर मिश्रण होता है वो कविता कहलाती है। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरी कविता जो दी थी, पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। लाइन बाय लाइन मीनिंग समझ लेना, ठीक है। क्या बोला गया है कि पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज। कविता सभी ज्ञान की शुरुआत और अंत है। जितनी भी आपके पास नॉलेज है उसका शुरुआत और अंत क्या है, पोइट्री है। मतलब ये हुआ, हर ज्ञान की जड़, हर नॉलेज की जड़ में भावना होती है, आपकी फीलिंग होती है, और अंत में भी वही महत्वपूर्ण रहती है। इसीलिए कविता सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तब आप कविताओं का एक सुंदर, जैसे आप कवि सम्मेलन सुन लेते हो, तब आपकी भावनाएं उसमें कितना अच्छे से जागृत होती हैं। अब अगली लाइन में बोला गया है कि इट इज एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। यह मानव हृदय की तरह अमर यानी कि हमेशा रहने वाली है। यानी कि जब तक इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, तब तक पोइट्री जीवित रहेगी रहेगी। यानी कि कविता जो है वो मानव हृदय की तरह अमर और शाश्वत है। बातें समझ में आ गई। तीनों डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम क्रिटिकल रिमार्क की बात करते हैं कि विलियम बसवर्थ के ऊपर किसने कौन कौन से क्रिटिकल रिमार्क किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्रिटिकल रिमार्क है, विलियम बसवर्थ हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। डब्ल्यू जे लॉन्ग का है ये, ठीक है। विलियम बसवर्थ केवल प्रकृति को देखते ही नहीं थे, बट इनसाइट यानी कि उनके अंदर प्रकृति की गहरी समझ भी थी। वे प्रकृति के अंदर छिपे अर्थ, भाव और संदेश को भी बहुत अच्छे से समझते थे।
मतलब ये हुआ कि वर्ड्सवर्थ बाहरी दृश्य के साथ साथ उसकी गहराई और जो आध्यात्मिक अर्थ होता है उसको भी समझते थे, ऐसा मानना था डब्ल्यू जे लॉन्ग का। तभी डब्ल्यू जे लॉन्ग ने एक कमेंट किया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैज नॉट ओनली साइट, उनके पास सिर्फ दृष्टि नहीं थी बट इनसाइट, बल्कि एक गहरी समझ भी थी। ठीक है, इनसाइट का मतलब आंतरिक दृष्टि। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा कमेंट देखो बहुत प्यारा है, ए बी डब्ल्यू जे लॉन्ग का है। बर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली अकेजनली इंस्पायर्ड, ए बी डब्ल्यू जे लॉन्ग का है। वो कहते हैं कि नॉट ऑलवेज मेलोडियस मतलब हमेशा मधुर नहीं थी, उनकी कविता हर समय संगीतात्मक या मीठी नहीं होती थी, हमेशा मधुर नहीं होती थी। सेल्डम ग्रेसफुल, कम ही सुंदर या सुगठित कह सकते हो, यानी कि जो उनकी शैली में जो सौंदर्य थी या आप कोमलता, वो हमेशा नहीं मिलती। ओनली अकेजनली इंस्पायर्ड, कभी कभी ही प्रेरणादायक होती है। मतलब ये हुआ कि उनकी कविता हर बार ऊंचे स्तर की प्रेरणा की नहीं होती थी, यानी कि वर्dsworth महान है लेकिन उनकी हर कविता उतनी ज्यादा उत्कृष्ट नहीं थी, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, ऐसा डब्ल्यू जे लॉन्ग ने कहा था। तभी उन्होंने कहा कि विलियम वर्dsworth इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, सेल्डम ग्रेसफुल, कभी कभी उनकी कविताएं ग्रेसफुल होती थी और कभी कभी भी उनकी कविताएं जो है वो हमको इंस्पायर करती थी। बातें समझ में आ गई। एक तीसरा और है डब्ल्यू जे लॉन्ग का, ही इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड, ये भी डब्ल्यू जे लॉन्ग का है। तब डब्ल्यू जे लॉन्ग कहते हैं कि ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर, प्रकृति के सबसे बड़े कवि, ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर का मतलब क्या हुआ, प्रकृति के विलियम वर्dsworth को बताया गया कि वो प्रकृति के सबसे सुंदर और गहराई से प्रस्तुत करने वाले कवि थे, अर्थात प्रकृति के सबसे बड़े कवि माने जाते थे। आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड, यानी कि हमारे साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में उनसे बड़ा नेचर पोइट कोई नहीं हुआ अब तक। तो विलियम वर्dsworth का मतलब यह है कि वो नेचर पोइट्री के सबसे महान कवि थे। बातें समझ में आ गई। चौथा क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द जाइंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये जॉन क्रो यानी कि जेसी रैनसम के द्वारा ये कमेंट किया गया था। वन ऑफ द जाइंट्स का मतलब होता है कि महानतम व्यक्तियों में से एक, और वर्dsworth अंग्रेजी कविता के सबसे बड़े और प्रभावशाली कवियों में गिने जाते थे, इसीलिए उनको कहा गया कि वन ऑफ द जाइंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। किसने, जेसी रैनसम ने, यानी कि इंग्लिश पोइट्री में, अंग्रेजी काव्य में उनका स्थान साहित्य में बहुत ऊंचा है। तो वर्dsworth अंग्रेजी कविता के सबसे महान स्तंभों में से एक थे, ऐसा मानते थे कौन, जेसी रैनसम। इसका मतलब जेसी रैनसम ने विलियम वर्dsworth की क्या की, प्रशंसा ही तो की इसमें। अब पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, पांचवें में बोला गया जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये ब्राउनिंग का बोला गया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था। हैंडफुल ऑफ सिल्वर का मतलब होता है थोड़े से लाभ या पैसों के लिए, यानी कि ब्राउनिंग का ये आरोप है विलियम वर्dsworth के ऊपर कि विलियम वर्dsworth ने थोड़े से फायदे के लिए अपने आदर्श छोड़ दिए। ही लेफ्ट अस, हमें छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने जनता और अपने जो पुराने आदर्श थे, पुराने विचारों को, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का समर्थन से दूरी बना ली थी। तो उसी सेंस में इनकी आलोचना की गई थी रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। विलियम वर्dsworth की आलोचना है कि उन्होंने अपने उच्च आदर्शों का त्याग कर दिया, और इस कथन से ये भी पता चलता है, इस लाइन से जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कही थी, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, कि विलियम वर्dsworth गहरे विचारों वाले महान नेचर पोइट हैं, लेकिन उनकी हर रचना उत्कृष्ट नहीं है। कुछ आलोचकों ने उनके आदर्शों से समझौता करने के लिए, जब उन्होंने अपने आदर्शों से, अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया, तो उसकी भी आलोचना इस लाइन में की गई है। ठीक है, अब अगला क्या है जरा देखो, 6 नंबर पे बोला गया है विलियम वर्dsworth अटर्ड नथिंग बेस, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा था। अटर्ड नथिंग बेस का मतलब होता है कभी भी घटिया या नीच बात नहीं कही, इसको बोलते हैं। तो विलियम वर्dsworth की कविता और विचार हमेशा उच्च, शुद्ध और नैतिक रहे, अर्थात हम ये कह सकते हैं उनकी जो रचनाएं नैतिकता और उच्च आदर्शों से भरी होती थी। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इस लाइन में उनकी प्रशंसा ही कर रहे हैं कि विलियम वर्dsworth अटर्ड नथिंग बेस, मतलब समझ में आ गया, विलियम वर्dsworth की जो रचनाएं होती थी उनमें नैतिकता और उच्च आदर्शों से भरी होती थी। 7वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर लॉबेल का ये है। ठीक है, किसका है, लॉबेल का है। अब इसमें क्या बोला गया है, हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार। विलियम वर्dsworth को उनके क्षेत्र, जो लेक डिस्ट्रिक्ट में ये रहते थे, तो लेक डिस्ट्रिक्ट में उस क्षेत्र का इनको इतिहासकार कहा, वर्ड्सवर्थ शायर,
यह उनके प्राकृतिक क्षेत्र का प्रतीक है, अर्थात उन्होंने अपने आसपास की प्रकृति और जीवन का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया और इसीलिए उनको नोबेल ने कहा कि हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, जेम्स रसेल नोबेल के द्वारा ये बोला गया है। वर्ड्सवर्थ को उनके लेक डिस्ट्रिक्ट का इतिहासकार कह दिया। बताओ अगला, एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर, आई विश टू बी अ टीचर और नथिंग। ये एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर, हर महान कवि एक शिक्षक होता है। कवि केवल मनोरंजन के लिए नहीं, यानी कि जो कवि होते हैं वो केवल मनोरंजन नहीं करते हैं, आपका एंटरटेन नहीं करते, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन भी करते हैं। तब विलियम वर्ड्सवर्थ खुद के बारे में बोलते हैं कि आई विश टू बी एज अ टीचर और नथिंग, मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। विलियम वर्ड्सवर्थ खुद को समाज का मार्गदर्शक मानते थे और इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता का उद्देश्य जो है ना, वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो उनकी पोइट्री होती थी उसका जो पर्पज होता था वो शिक्षा और नैतिकता का मार्गदर्शन देना होता था। जब आप उनकी पोइट्री को पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा मॉरल एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, 9 नंबर पे देखो क्या है, अ लॉस्ट लीडर, ये भी किसके द्वारा बोला गया है, ब्राउनिंग के द्वारा बोला गया है। लॉस्ट लीडर, भटका हुआ नेता। ठीक है, ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को एक ऐसा लीडर बोला, एक ऐसा लीडर कहा जो अपने आदर्शों से भटक गया था और कुछ लालच के लिए, कुछ पैसों के लिए उन्होंने अपने आदर्शों को छोड़ दिया। ठीक है, तभी कहा। और पीबी शैली ने 10 नंबर पे बोला है अ मोरल इनफ। ठीक है, ये बड़ा अच्छा है। अमोरल इनक पीबी शैली के द्वारा। अमोरल इनक कौन होते हैं, नैतिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति होता है उसके लिए बोला जाता है। तो शैली ने कहा कि विलियम वर्ड्सवर्थ में नैतिक साहस की कमी थी, यह उनकी कठोर आलोचना है इस सेंटेंस में। ठीक है, पीबी शैली उनकी आलोचना करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ की कहते हैं कि उनके अंदर एक तो नैतिकता की कमी थी, नैतिक साहस की कमी थी। ठीक है, वे नैतिक रूप से मजबूत नहीं थे। अब 11 नंबर का देखो क्या है, 11 नंबर पे बोला गया है, हार्डली अ मैन बट अ बॉन्डिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स। ये भी पीबी शैली ने ही इनको बोला था। हार्डली अ मैन का मतलब साधारण मनुष्य नहीं थे, विलियम वर्ड्सवर्थ को सामान्य व्यक्ति से अलग बताया गया। वॉन्डरिंग स्पिरिट का मतलब होता है भटकती आत्मा, वे एक स्वतंत्र और कल्पनाशील आत्मा जैसे थे। और स्ट्रेंज एडवेंचर्स का मतलब होता है अजीब अनुभव, यानी कि उनकी सोच और अनुभव बड़े अनोखे थे। मतलब ये हुआ पूरी लाइन का कि विलियम वर्ड्सवर्थ को एक रहस्यमय और अलग तरह का व्यक्तित्व बताया गया है इन लाइनों में पीबी शैली के द्वारा। 12 नंबर पे इगोटिस्टिकल सब लाइन जॉन कीट के द्वारा बोला गया है। ठीक है, इगोटिस्टिकल का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो अहंकारी हो, स्वयं केंद्रित हो। तो विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी भावनाओं और मैं पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। सबलाइम का मतलब होता है उच्च और महान, फिर भी उनकी कविता महान और ऊंचे स्तर की है। ठीक है, ऐसा कौन मानते थे, जॉन कीट, यानी कि उनकी कविता में मैं का प्रभाव अधिक था, लेकिन फिर भी वो उनकी जो कविताएं होती थी वो महान होती थी, उच्च स्तर की होती थी, ऐसा बोला। इगोटिस्टिकल सबलाइन। अगला, अब फिलिस्तीन स्वयंवर्ण का बोला गया है। अब फिलिस्तीन किसने बोला, फिलिस्तीन कौन होते हैं, कला और सौंदर्य को ना समझने वाला। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, फिलिस्तीन कला और सौंदर्य को ना समझने वाले को फिलिस्तीन बोला है। तो जो स्वयंवर्ण थे उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को ऐसा व्यक्ति कहा जो उच्च कला की गहराई नहीं समझता था। यह उनकी नकारात्मक आलोचना करी थी स्वयंवर्ण ने, ये नेगेटिव कमेंट था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। डैडी वर्ड्सवर्थ फिट्जगेराल्ड का है 14 नंबर पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डैडी का मतलब होता है पिता समान। विलियम वर्ड्सवर्थ को स्नेह और सम्मान से पिता जैसा माना जाता था। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से पिता हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे लिए आदरणीय व्यक्तित्व होते हैं, उसी तरीके से जो एडवर्ड फिट्जगेराल्ड थे उन्होंने भी विलियम वर्ड्सवर्थ को डैडी वर्ड्सवर्थ कह करके पुकारा, क्योंकि उनको लगता था जो विलियम वर्ड्सवर्थ को स्नेह और सम्मान से पिता जैसा मानते थे, वे मार्गदर्शक और आदरणीय व्यक्ति थे, व्यक्तित्व थे, बहुत ज्यादा आदरणीय पर्सनालिटी थी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। 15 नंबर का क्या है, वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। मत चीफ ग्लोरीज से मतलब होता है सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक, और वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी कविता की महानतम उपलब्धियों में गिने जाते थे। उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण होता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं, इस लाइन से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ एक महान और आदर्शवादी कवि हैं। उन्हें शिक्षक और मार्गदर्शक माना गया, लेकिन कुछ आलोचकों ने उनकी पर्सनालिटी
और उनके जो विचार थे उनकी कड़ी आलोचना भी की। ठीक है, तो इसीलिए वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इनको इंग्लिश पोइट्री का मुख्य क्या माना जाता है, चीफ ग्लोरी माना जाता है, सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक कहा जाता है, गिना जाता है। ठीक है, अंग्रेजी कविता की महानतम उपलब्धियों में गिने जाते हैं कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब पोएटिक थ्योरी और नेचर पर आधारित कुछ इनके क्रिटिकल कमेंट थे, उनको भी जरा देख लीजिए। 16 नंबर पे बोला गया है और ये कई बार पूछा गया है, नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड मैटेरिकल कंपोजिशन। जरा समझो इसमें क्या बोल दिया है, ये पूरा इस तरीके से है, देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मैटेरिकल कंपोजिशन, इस तरीके से पूरी इसकी वो है। तो नो एसेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कोई मूल अंतर नहीं है गद्य यानी कि प्रोज और जो मैटेरिकल कंपोजिशन होती है यानी कि जो कविता होती है, मतलब ये हुआ कि प्रोज और पोइट्री की भाषा में कोई खास फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों में एक ही तरह की सरल और सामान्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए। मतलब ये था विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो पोइट्री है, कविता की भाषा जो होनी चाहिए वो आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, ना कि बहुत जटिल। ठीक है, अब आगे 17 नंबर पे क्या है, स्पिरिचुअलाइजिंग नेचर एंड गेनिंग मोरल कंसोलेशन। क्या हुआ, स्पिरिचुअलाइजिंग, ये पूरा का पूरा इस तरीके से है 17 नंबर पे कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फ्रॉम द मोरल कंसोलेशन। क्रॉम्पटन रिकेट का है, स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड ऑफ नेचर का मतलब होता है प्रकृति को आध्यात्मिक बनाना। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति को सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप में देखते थे। मोरल कंसोलेशन का मतलब होता है नैतिक शांति प्राप्त करना। वे प्रकृति से जीवन के लिए नैतिक शिक्षा और मानसिक शांति प्राप्त करते थे। मतलब ये हुआ कि विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति को आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षक मानते थे, तभी स्पिरिचुअलाइजिंग नेचर एंड गेनिंग मोरल कंसोलेशन बोला। ठीक है, अगला क्या है, हाई वाटरमार्क ऑफ पोएट्री इमर्सन के द्वारा बोला गया है। हाई वाटरमार्क ऑफ पोएट्री यानी कि राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा, ये राल्फ वाल्डो इमर्सन ने इनकी एक पोएट्री थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, इमोर्टलिटी ओड। तो इमोर्टलिटी ओड के ऊपर कमेंट किया था कि इनका जो इमोर्टलिटी ओड है वो हाई वाटरमार्क है, हाई वाटरमार्क का पोएट्री है, सबसे ऊंचा स्तर। हाई वाटरमार्क का मतलब होता है सबसे ऊंचा स्तर। तो इमर्सन के अनुसार इमोर्टलिटी ओड कविता का सर्वोच्च शिखर है पोएट्री का, वर्ड्सवर्थ की सबसे महान उपलब्धियों में से एक कह सकते हो। ठीक है, अब तक जितनी भी कविताएं लिखी उनकी श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक गिनी जाती है इमोर्टलिटी ओड को, किसके अनुसार, इमर्सन के अनुसार। ठीक है, 19 नंबर का क्या है, डिड नॉट सी नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ, हेक्सले के द्वारा इसको लिखा गया है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट, एल्डोस हेक्सले। तो इसमें नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं गए। मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि विलियम वर्ड्सवर्थ ज्यादातर अपने ही क्षेत्र में रहे। फिर आगे एक शब्द है और यह शब्द कई बार पूछा जाता है, रेड इन टूथ एंड क्लॉ, प्रकृति का हिंसक रूप, इसका मतलब होता है प्रकृति का, नेचर का बहुत ज्यादा हिंसक रूप, उसको हम कहते हैं कि रेड इन टूथ एंड क्लॉ। उन्होंने प्रकृति के क्रूर और भयानक रूप को नहीं देखा, अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रकृति की दृष्टि सीमित और आदर्शवादी है, उन्होंने उसका कठोर पक्ष नहीं दिखाया, ऐसा मानना था एल्डोस हेक्सले का। अगला 20 नंबर का है हमारा, अ मैसिव माउंटेन ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, जेसी स्मिथ के द्वारा ये लिखा गया है, अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज, जेसी स्मिथ। अ माउंटेन का मतलब होता है एक विशाल पर्वत। विलियम वर्ड्सवर्थ को एक बहुत बड़े और मजबूत कवि के रूप में देखा गया, इसीलिए उनको माउंटेन की तरह बोल दिया है। रोमांटिक रिवाइवल का मतलब होता है रोमांटिक आंदोलन, रोमांटिक मूवमेंट में उनका स्थान सबसे ऊंचा और महत्वपूर्ण माना गया, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक युग के सबसे बड़े और प्रभावशाली कवि थे। तो इसीलिए जेसी स्मिथ ने बोला अ मैसिव माउंटेन ऑफ रोमांटिक रिवाइवल। समझ में आया। अगला 21 नंबर का देखो क्या है, 21 नंबर पे बोला गया है, वर्ड्सवर्थ एज रेवोल्यूशनरी मैन पोइट एंड हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, हार्वर्ड रीड के द्वारा बोला गया है। ठीक है, किसके द्वारा, हार्वर्ड रीड। द प्रिल्यूड अनडाउटेडली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ, हार्वर्ड रीड ने कहा था। तो रिवोल्यूशनरी का मतलब पहले समझ लो, क्रांतिकारी होता है। वर्ड्सवर्थ के विचारों में क्रांति की भावना थी,
जब भी आप बसवर्थ की कविताओं को पढ़ोगे तो उनके जो विचार हैं कविताओं के अंदर, उसके अंदर आपको समझ आएगा कि एक रिवोल्यूशनरी फीलिंग आपको देखने को मिलेगी। दी मैन एक व्यक्ति के रूप में, यानी कि उनकी व्यक्तिगत जिंदगी और अनुभव भी दिखाई देते हैं। कवि के रूप में अगर हम बात करें तो उनकी काव्य प्रतिभा स्पष्ट होती है। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के पुजारी, वे प्रकृति के सबसे बड़े उपासक हैं। तो हम ये कह सकते हैं द प्रिल्यूड में विलियम वर्ड्सवर्थ के सभी रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, जितने भी रूप हैं वो एक रिवोल्यूशनरी के रूप में भी दिखाई देंगे, एक व्यक्ति के रूप में भी, एक पोइट के रूप में भी, और प्रकृति के पुजारी यानी कि सबसे बड़े उपासक के रूप में भी प्रिल्यूड के अंदर इनको देखा जा सकता है। इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ को हर्बर्ट रीड ने ऐसा बोला है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ एज रेवोल्यूशनरी मैन, पोइट, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। अगला, पैशन फॉर नेचर इन हिज ब्लड। ठीक है, डिक्वेंसी के द्वारा ये कमेंट किया गया है, पैशन फॉर नेचर इन हिज ब्लड। अब देखो विलियम वर्ड्सवर्थ, अब ऐसे करके पूरा कमेंट ये इस तरीके से है कि वर्ड्सवर्थ हैड अ पैशन फॉर नेचर मिक्स्ड इन हिज ब्लड, थॉमस डिक्वेंसी। पैशन फॉर नेचर का मतलब ये होता है कि प्रकृति के प्रति कोई गहरा प्रेम हो, और वर्ड्सवर्थ को प्रकृति से बहुत गहरा लगाव था, इसमें नो डाउट, क्योंकि उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। और मिक्स्ड इन हिज ब्लड, ऐसा लगता था जैसे प्रकृति उनके खून में मिली हुई हो, यह प्रेम उनके स्वभाव का हिस्सा था, प्रकृति प्रेम उनके जीवन का अभिन्न अंग था, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, 23 नंबर पे अ पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, प्यारा सा आ गया है कि अ मैन स्पीकिंग टू मैन, एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, इसका मतलब ये नहीं, यानी कि कवि आम आदमी की भाषाओं में लोगों से संवाद करता है। कवि कोई अलग या विशेष नहीं है, बल्कि सामान्य मनुष्य ही होता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का ये मानना था कि कविता सरल हो, मानवीय हो और सबके लिए समझने योग्य होनी चाहिए। अर्थात वर्ड्सवर्थ सरल भाषा, आम जनजीवन को महत्व देते थे। प्रकृति उनके लिए आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षक है। रोमांटिक मूवमेंट में उनका स्थान सबसे ऊंचा है। तो ये सब चीजें आपको देखने को विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड मिलेंगी। अब बर्ड्स एंड एवोल्यूशन पर देख लीजिएगा। 24 नंबर पे कमेंट है, दिस विल नेवर डू, जेफरी का है ये। तो जो जेफरी ने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक दिस विल नेवर डू फ्रांसिस जेफरी का है, और फ्रांसिस जेफरी ने एस्कर्सन इनका एक वर्क था, उसके बारे में ये कमेंट किया था, दिस विल नेवर डू, एक कभी सफल नहीं होगा। तो जेफरी ने विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता दी एस्कर्सन को असफल और कमजोर बताया। ये वर्ड्सवर्थ की बहुत कड़ी आलोचना थी, उनकी रचना को प्रभावहीन माना गया। ठीक है, 25 नंबर पे देखो क्या है, एन ऑर्फिक सॉन्ग इंडीड, कॉलरेज के द्वारा बोला गया। एन ऑर्फिक सॉन्ग इंडीड, सैमुअल टेलर कॉलरेज, ये भी प्रिल्यूड के बारे में बोला गया था। ऑर्फिक सॉन्ग का मतलब होता है रहस्यमय गीत या दैवीय गीत कह सकते हो। कॉलरेज ने द प्रिल्यूड को एक दिव्य और गहन आध्यात्मिक कविता कहा। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, ये उनकी सच्ची प्रशंसा थी जो कि एस टी कॉलरेज के द्वारा की गई थी। द प्रिल्यूड एक अत्यंत महान और आध्यात्मिक काव्य बताया था एस टी कॉलरेज ने। 26 नंबर का है, एन आर्पिक सॉन्ग इंडीड, अच्छा हो गया रिपीटेड है। अगला, मोर देन हिस्टोरिक डेट प्रोफेटिक ले, कॉलरेज का ही है ये भी। अब देखो इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझना, 27 नंबर के, मोर देन हिस्टोरिक का मतलब होता है इतिहास से भी अधिक, यह केवल अतीत का वर्णन नहीं करता। और प्रोफेटिक ले का मतलब होता है भविष्यवाणी करने वाली कोई कविता हो, ये भविष्य की ओर संकेत करने वाली और गहरी दृष्टि वाली कविता है। अर्थात हम कह सकते हैं मोर देन हिस्टोरिक एंड प्रोफेटिक ले, सैमुअल टेलर कॉलरेज ने दी प्रिल्यूड जो थी उसी के बारे में बोला है। दी प्रिल्यूड केवल इतिहास नहीं बल्कि भविष्यदर्शी और गहन अर्थों से भरी हुई है, ऐसा मानना था किसका, एस टी कॉलरेज का। 28 नंबर का देख लो क्या बोला गया है जे एस मिल के द्वारा, द पोइट इज अनपोलिटिकल नेचर। द पोइट ऑफ अनपोलिटिकल नेचर, जॉन स्टुअर्ट मिल इनका पूरा नाम था। अनपोलिटिकल नेचर क्या होता है, साधारण असामान्य चीजें। ठीक है, और वर्ड्सवर्थ साधारण और रोजमर्रा की चीजों में भी कविता ढूंढ लेते थे, क्योंकि उनकी कविता जो है ना वो बहुत सरल होती थी, साधारण होती थी, जो कि आम जनमानस को भी बहुत आसानी से समझ आ जाती थी। वर्ड्सवर्थ साधारण और रोजमर्रा की चीजों में भी कविता तलाश ही लेते थे। पोइट से मतलब यहाँ पे वे साधारण को भी असाधारण बना देते थे। तभी जेएस मिल ने कहा था कि द पोइट इज अनपोलिटिकल नेचर,
वो ऐसा इसीलिए बोला कि वो जो विलियम बर्ड्सवर्थ थे वो आम चीजों को भी काव्यात्मक बना देते थे, वे साधारण को भी असाधारण बना देते थे। 29 नंबर पे देखो क्या बोला गया है, रिटिन अंडर मोस्ट पीजेंट सर्कमस्टेंसेस, टिंटन अवे के बारे में बोला गया है। और ये बहुत बड़ा कमेंट है, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। नो पोइम ऑफ माइन वाज कंपोज अंडर सर्कमस्टेंसेस मोर पीजेंट फॉर मी देन दिस। बर्ड्सवर्थ ने अबाउट टिंटन अवे, नो पोइम मोर पीजेंट। देखो अब एक वर्ड आया है यहाँ पर, ध्यान से देखना, जितना हम बोलते हैं उतना आप समझते जाइएगा, ठीक है। कविता इससे अधिक सुखद परिस्थितियों में नहीं लिखी गई। बर्ड्सवर्थ के लिए टिंटन अवे लिखना सबसे आनंददायक अनुभव था, इसलिए उन्होंने बोला। और सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियां, पीजेंट सर्कमस्टेंसेस बोला है ना, तो जब ये टिंटन अवे लिखी गई होगी तो उस समय की जो परिस्थितियां रही होंगी वो बहुत ज्यादा सुखद रही होंगी। तो बर्ड्सवर्थ के लिए टिंटन अवे लिखना सबसे ज्यादा आनंददायक अनुभव था। उस समय का वातावरण और अनुभव बहुत ज्यादा सुखद रहा होगा। यह उनकी सबसे प्रिय और सुखद अनुभव से जुड़ी कविता हो गई इसलिए, ठीक है। अगला 30 नंबर पे अगर हम बात करें तो नेचर हरसेल्फ टेक्स द पेन एंड राइट्स विद, क्या लिखा है, पेनेट्रेटिंग पावर। अब पेनेट्रेटिंग पावर क्या होती है इसे समझना थोड़ा सा, ठीक है। पहले हम नेचर हरसेल्फ सीम्स टू टेक द पेन, इसको समझ लो। नेचर हरसेल्फ का मतलब स्वयं प्रकृति, खुद प्रकृति। ऐसा लगता है कि प्रकृति खुद लिख रही हो। जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी कविताओं को लिखना शुरू करते थे तो ऐसा मालूम होता था जैसे प्रकृति खुद ही लिख रही हो, अपने बारे में खुद ही वर्णन कर रही हो। टेक द पेन आउट ऑफ हिज हैंड, कलम अपने हाथ में ले लेना। वर्ड्सवर्थ केवल माध्यम है, असली लेखक प्रकृति है। सीर एंड पेनेट्रेटिंग पावर, गहरी और प्रभावशाली। सीर का मतलब होता है गहरी और पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब होता है प्रभावशाली शक्ति, यानी कि प्रकृति की शक्ति सीधी और गहराई से व्यक्त होती थी। इसको और थोड़ा सरल बोल दें तो हम यह कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ की कविता इतनी प्राकृतिक होती थी, लगता था जैसे प्रकृति खुद अपने बारे में एक्सप्रेस कर रही हो, खुद बोल रही हो, खुद डिस्क्राइब कर रही हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ आलोचकों ने विलियम वर्ड्सवर्थ की कड़ी आलोचना की, जबकि कॉलरिज अर्नोल्ड ने उनकी अत्यधिक प्रशंसा की। तो जेफरे ने उनकी, देखना जेफरे का कमेंट पढ़ना, उसमें आलोचना दिखेगी। कॉलरिज और अर्नोल्ड के कमेंट पढ़ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रशंसा दिखेगी। तो वर्ड्सवर्थ की खासियत है कि साधारण चीजों में भी गहराई और प्रकृति का सजीव अभिव्यक्ति कर ही देते थे, इसीलिए उनके कुछ प्रशंसक और कुछ आलोचक थे। अब हम फाइनल क्रिटिकल व्यू देख लेते हैं, ठीक है। 31 नंबर पे, अ मेडिसिन फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, जे.एस. मिल का। अ मेडिसिन फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, मेडिसिन का मतलब होता है दवा। तो मिल के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं होती थी वो मानसिक शांति देने वाली दवा जैसी थी। स्टेट ऑफ माइंड मन की स्थिति को बोलते हैं। तो जब मिल मानसिक तनाव में थे तब विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं को वो पढ़ते थे और उन कविताओं को पढ़ करके इनको बड़ा राहत महसूस होती थी, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं होती थी वो मन को एकदम शांत कर देती थी और संतुलित कर देती थी, ऐसा मानना था। अगला निजी मैजिकल का देखो, ट्रू एक्सपीरियंस नीडेड टू अंडरस्टैंड निजी मैजिकल। ये 32 नंबर पे है। इसको कुछ ऐसे कह सकते हो, बी स्टिल डू नॉट नो द एक्सपीरियंस निजी मैजिकल। और ये सॉलिटरी रीपर के बारे में बोला था कि डू नॉट नो द एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव को पूरी तरह नहीं समझ पाते। केवल पढ़ने से कविता का पूरा अर्थ समझ नहीं आता। आप भी जब कविता को पढ़ते हो तो क्या आप उसके अर्थ को समझ लेते हो? नहीं, कविता के जो छुपा हुआ मीनिंग होता है, छुपा हुआ अर्थ होता है, उसको समझना जरूरी होता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। और जब आप कविता के छुपे मीनिंग को समझ लेते हो तो वो कविता आपको आनंदित करने लगती है। बातें समझ में आ रही हैं? केवल पढ़ने से कविता का पूरा अर्थ समझ नहीं आता। पास्ड थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस, वैसा ही अनुभव करना, मतलब ये हुआ कि जब तक हम वैसा अनुभव खुद ना करें तब तक उसकी गहराई नहीं समझ सकते। वर्ड्सवर्थ की कविता को समझने के लिए उसी तरह का अनुभव जरूरी है। अगला, सो लाइक अ स्टार एंड डॉल्ड पार्ट, मिल्टन का है। तो जॉन मिल्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। दाई सोल वाज अ लाइक अ स्टार एंड डॉल्ड पार्ट, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ ने के लिए कहा गया था। तो सॉरी, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा गया, नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, ये माफ करना दोस्त, यहां पर
विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, किसके बारे में? जॉन मिल्टन के बारे में कहा था, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट पार्ट। तो लाइक अ स्टार यानी कि आत्मा तारे जैसी, और मिल्टन की आत्मा उज्जवल और महान थी। ड्वेल्ट पार्ट का मतलब सबसे अलग रहना होता है, यानी कि वे दूसरों से अलग और ऊंचे स्तर के व्यक्ति थे। तभी तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन की प्रशंसा की, और प्रशंसा करते हुए कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि मिल्टन की महानता और उनकी जो विशिष्टता है, उसकी जो महानता है, यानी कि सबसे अलग रहने की जो, जितने भी कवि थे उन सभी कवियों में सबसे अलग रहने की जो बात थी, उन सभी की प्रशंसा उन्होंने इस लाइन में की है। अब अगला एरोगेंट, इररिस्पॉन्सिबल, सिली, ये जेफरी का है। तो इन शब्दों को आप याद रखोगे। जेफरी ने, ये जेफरी का कथन है, एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी। जेफरी ने विलियम वर्ड्सवर्थ को अहंकारी बताया। इररिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? गैर जिम्मेदार। उनके विचारों को भी गंभीर नहीं माना। सिली का मतलब होता है मूर्ख। उनकी कविता को तुच्छ समझा। यानी कि ये वर्ड्सवर्थ की कठोर आलोचना थी, जो कि किसके द्वारा? जेफरी के द्वारा की गई थी, फ्रांसिस जेफरी के द्वारा। 35 नंबर का देखो क्या है। 35 नंबर पे देखो, नॉट अ ट्रूली ग्रेट पोइट, अ स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, हैजलिट का है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ वाज नॉट अ ट्रूली ग्रेट पोइट। विलियम हैजलिट ने नॉट अ ट्रूली ग्रेट पोइट मतलब क्या हुआ इसका? यानी कि सच्चा महान कवि नहीं। हैजलिट ने विलियम वर्ड्सवर्थ की महानता को नकार दिया। स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा का बिगड़ा हुआ बच्चा, यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, नहीं, हैजलिट ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या बोल दिया? एक असफल और कमजोर व्यक्तित्व कह सकते हो। स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा का बिगड़ा हुआ बच्चा। इसका मतलब ये है कि हैजलिट ने विलियम वर्ड्सवर्थ को असफल और एक कमजोर पर्सनालिटी बोल दिया। ये उनकी एक नेगेटिव और कठोर आलोचना थी। और आज का लास्ट नहीं, अभी है 36 नंबर पे, देखो क्या है। क्लासिसिज्म, हेल्थ, रोमांटिसिज्म बराबर डिसीज, गोएथे। अब इसको कैसे करके गोएथे ने एक कहा था, क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज अ डिसीज। ऐसे ही तो बोला था। तो क्लासिसिज्म इज हेल्थ, जो क्लासिसिज्म है वो स्वास्थ्य है। क्लासिकल साहित्य संतुलित और सही माना गया। किसके अनुसार? गोएथे के अनुसार। गोएथे ऐसा मानते थे, जो क्लासिकल है वो साहित्यिक, संतुलित और सही है। रोमांटिसिज्म इज अ डिसीज, और रोमांटिकता एक बीमारी है। मतलब रोमांटिक कवियों जैसे वर्ड्सवर्थ को अत्यधिक भावुक और असंतुलित माना गया। तो गोएथे ने रोमांटिक मूवमेंट की आलोचना की है, इन लाइनों में और कुछ भी नहीं कहा है। 37 नंबर पे देखो क्या है। नो मार्क्ड स्टाइल लीड्स अ पोंडेरोसिटी एंड पोम्पेसिटी, ये मैथ्यू अर्नोल्ड का है। अब नो मार्क्ड स्टाइल, कोई विशेष शैली नहीं। अर्नोल्ड के अनुसार, मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार, विलियम वर्ड्सवर्थ की अपनी कोई अलग पहचान या अपनी कोई अलग शैली नहीं है। पोंडेरियोसिटी का मतलब होता है भारीपन। पोंडेरियोसिटी भारीपन के लिए बोलते हैं, यानी कि जब वे शैली बनने की कोशिश करते हैं तो भाषा भारी हो जाती है। और पोम्पोसिटी का मतलब होता है कोई दिखावा करना, आडंबर करना। उनकी भाषा बहुत ज्यादा कृत्रिम या दिखावटी लगने लगती है। तो मतलब यह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की शैली पर मैथ्यू अर्नोल्ड ने बहुत भयंकर आलोचना की। और हम यही कह सकते हैं कि इन अंतिम कथनों से यह पता चलता है कि वर्ड्सवर्थ की कविता मानसिक शांति और गहराई देती है, लेकिन कुछ आलोचकों ने उनके व्यक्तित्व, शैली और रोमांटिक विचारों की भी आलोचना की। फिर भी उनका साहित्यिक योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है लिटरेचर में, इससे हम मना नहीं कर सकते। बातें क्लियर हो गई? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।